सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा फर्स्ट एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं हमारे एडिटोरियल। तो आज के जो हमारा एडिटोरियल है उसका टॉपिक क्या है? एल्यूसिव डील ऑन द ईरान यूएस सीज फायर टॉक। ठीक है, ये आज का हमारा एडिटोरियल है और मेरा नाम अनुष्का सिंह है। एंड आज हम एडिटोरियल को समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ओके, so 21 hours of talks in Islamabad between the US and Iran ended without a breakthrough। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है हमारा हमें कि 21 आवर्स तक बातें चली हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान में बिटवीन यूएस एंड ईरान, जिसका कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि कोई कंक्लूजन पे नहीं आ पाना। ठीक है, एक किसी चीज़ में डेवलपमेंट नहीं होना, एक सडन ड्रामेटिक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी या अगर हम इसको बोले डेवलपमेंट, तो ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं यहाँ पे। ना ही कोई बात हुई डील से रिलेटेड अभी तक, हमें ये समझ में आ गया है। ओके, जो बात करने के लिए वो लोग इस्लामाबाद गए थे, द यूएस एंड द ईरान एक साथ बैठे थे इस्लामाबाद में। आफ्टर 21 आवर्स भी वो बात आगे नहीं बढ़ पाई, उसमें कोई ब्रेक थ्रू हमें नहीं मिला। ठीक है, दैट नो अग्रीमेंट emerged from the first post ceasefire meeting is not surprising। तो जो ये हमारा एग्रीमेंट जो इमर्ज हुआ है, जो कि हमारे फर्स्ट पोस्ट सीज फायर की मीटिंग थी, ये कोई हमारे लिए सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। नॉर डज इट मीन दैट द प्रोसेस हैज़ कोलैप्स्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कोई एक कंक्लूजन नहीं मिला कि कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है, पर यहाँ पे बात बिगड़ी नहीं, ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, even before the talk begins it was evident that there were huge gap between the two sides। बात शुरू होने से पहले भी सबको पता था और ये बहुत ऑब्वियस था कि दोनों ही साइड्स के बीच में एक ह्यूज गैप है। ठीक है, अब हम समझेंगे वो गैप क्यों है। द 2-week ceasefire announced by US President Donald Trump on April 8th after 39 days of war। तो ऑलरेडी 39 डेज हो चुके थे अप्रैल 8 तक। ठीक है, 2 वीक की ये सीज फायर चली है जो कि अनाउंस करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी 8 अप्रैल को, आफ्टर 39 डेज ऑफ वॉर। लुक्ड शेकी फ्रॉम डे 1 एज इजराइल स्टेप्ड अप एयर स्ट्राइक ऑन लेबनान किलिंग हंड्रेड्स। तो ये जो हमारी जो सीज फायर को अनाउंस किया गया था, ये सिंस डे 1 से ही बहुत ही शेकी लग रही है। ठीक है, क्योंकि इज़राइल ने स्टेप अप किया, आगे बढ़कर उसने एयर स्ट्राइक्स करी हैं लेबनान पे, जहाँ पे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ लोगों की डेथ हो गई है। ठीक है, जिनकी वजह से वो मर चुके हैं। बोथ ईरान एंड पाकिस्तान विच मीडिएट द ट्रूस क्लेम दैट लेबनान was covered by the ceasefire while Israel wants to continue the war। तो बोथ जो ईरान है और पाकिस्तान है वो क्लेम कर रहे हैं कि लेबनान was covered by ceasefire, जबकि जो हमारा इज़राइल है वो क्या चाह रहा है कि वॉर कंटिन्यू हो। ठीक है, There was no mutual agreement framework from Islamabad talks either। अब इसमें जब ये बात हुई है, इतने घंटों 21 आवर्स तक की बात चली है, तो यहाँ पे कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट का फ्रेमवर्क भी नहीं बन पाया। ठीक है, ईरान क्लेम दैट इट्स 10-point proposal was accepted as the basis for discussion, while the White House said that the 10 points that it received were different from those in the proposal that Tehran has released। So यहाँ पे ईरान क्या क्लेम कर रहा है कि उसने अपने 10 पॉइंट प्रपोजल के एक्सेप्ट करवा लिए गए हैं बेस्ड ऑन द डिस्कशन, जबकि जो वाइट हाउस ने एक्सेप्ट किया है प्रपोजल, वो बोल रहे हैं कि जो बेस था डिस्कशन के लिए, जो 10 पॉइंट्स थे,
वो जो उन्होंने रिसीव करे हैं वो डिफरेंट है प्रपोजल से जो कि तेहरान ने रिलीज़ हुए हैं. ओके. Despite differences, the meeting between US President J.D. Vance and Iranian delegation headed by Parliament Speaker Mohammad Baghir Ghalibaf, the first face-to-face senior level meeting between two sides since 1979 revolution. तो हालांकि ज़्यादा बात करने पे और कोई नेगोशिएशन पे कोई डिफरेंस नहीं आया है, पर फिर भी ये जो मीटिंग हुई थी बिटवीन वाइस प्रेसिडेंट और ईरानियन डेलीगेट्स के बीच में, ये पहली फेस टू फेस और सीनियर लेवल की मीटिंग थी. मतलब यहाँ पे फेस टू फेस बात हुई है और एक सीनियर लेवल पे बात हुई है. ठीक है, जो कि हुआ है आफ्टर 1979 रेवोल्यूशन के बाद पहली बार हुआ है. ठीक है. मार्क द सिग्निफिकेंस प्रोग्रेस. तो ये चीज़ भी एक प्रोग्रेस की तरफ शो हो रही है हमें. अकॉर्डिंग टू मिस्टर वेंस एन ईरानियन ऑफिशियल, 3 issues रिमेन कंटेंशियस. अब यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड जो हमारे ईरानियन ऑफिशियल्स हैं वो 3 इश्यूज़ पे अभी भी कंटेंशुअस है, यानी डिफ़िकल्ट हो रही है उनको बात अपनी रखने में. ओके. कंटेंशन का मतलब होता है कि किसी तरीके का डिसएग्रीमेंट और हाँ, किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट. तो डिसएग्रीमेंट हमारा किन चीज़ों पे हो रहा है, वो है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, इट्स कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एंड इज़राइल स्ट्राइक ऑन लेबनान. तो हमारी 3 चीज़ें हैं जिस पे अभी तक कोई भी एक ऑफिशियल ये जो इश्यूज़ हैं ये अभी कंटिन्यू ही हैं और इस पे कोई रिज़ल्ट नहीं आया है. वो क्या है? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, सेकंड कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, और इज़राइल जो स्ट्राइक्स कर रहा है लेबनान पे. नोटेबली ईरान वॉज विलिंग टू मेक अ डील ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम. अब यहाँ पे बताया जा रहा है हमें कि नोटेबली ऐसा बताया गया है कि ईरान जो है वो क्या है, विलिंग है, वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है एक डील बनाने में उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे. द स्ट्रेट वॉज फुल्ली ओपन एंड द लेबनान सिचुएशन हैज़ नॉट एस्केलेटेड इनटू फुल स्केल ग्राउंड invasion before the US-Israel launched the war on Iran on February 28. So यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो चाह रहा है कि एक डील हो जाए न्यूक्लियर प्रोग्राम पे. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फुल्ली ओपन है और जो लेबनान की सिचुएशन है वो अभी एक्सकेलेट नहीं हुई है फुल स्केल ग्राउंड इन्वेजन पे. बिफोर जब यूएस और इज़राइल ने लॉन्च करी थी वॉर ईरान पर, जबकि ऑन February 28 को यूएस इज़राइल बॉम्बिंग हैव नॉट मेट देयर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव. तो यूएस और इज़राइल ने जो ये बॉम्बिंग करी है इसको अभी भी कोई जो इसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था वो अभी तक मीट नहीं हुआ है. ठीक है. ऑन द कॉन्ट्ररी the war has hardened Iran's position and triggered a whole new crisis over the Strait of Hormuz. तो जो ये इन्होंने यूएस और इज़राइल ने मिलके जो ये वॉर करी है, बॉम्बिंग करी है ईरान पे, तो इसका कोई पहली बात तो कोई ऑब्जेक्टिव अभी तक सामने नहीं आया है. और इसने एक चीज़ करी है, वो क्या कर रहा है, उसने ईरान का पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है और एक नए क्राइसिस को भी आई वुड से हमारे सामने ले आए हैं, जो कि है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का. मिस्टर ट्रम्प हु unilaterally sabotaged the Obama-era Iran nuclear deal in 2018 should not have started this war. तो जो ट्रम्प हैं उन्होंने जो सैबोटाज किया है ओबामा एरा ईरान न्यूक्लियर डील को, जो कि 2018 में हुई थी, तो
उस बिहाफ पे ट्रम्प को ये वॉर स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, बट नाउ द वॉर हैज़ टर्न आउट टू बी अ स्ट्रैटेजिक सेटबैक फॉर यूएस। पर यूएस एंड इज़राइल सोच रहे थे कि ईरान को हम एक ही बार में वीक कर देंगे, तो ये चीज़ तो हो नहीं पाई। ईरान और स्ट्रॉन्ग हुआ अपनी पोजीशन में, और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्राइसिस को भी एक दुनिया के सामने लेकर आ गए उसके साथ। पर ये जो चीज़ हुई है, इसने एक बहुत मेजर सेटबैक दिया है, स्ट्रैटेजिक सेटबैक दिया है यूएस को एंड इट्स regional alliance. Washington must focus on negotiation settlement without ultimatums. तो ये जो सेटबैक सेट हुआ है और जो रीजनल अलाइंसेस हैं, तो वॉशिंगटन को अब फोकस करना चाहिए नेगोशिएशन पे, नेगोशिएटेड सेटलमेंट पे, बिना किसी अल्टीमेटम के। अल्टीमेटम का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है कि वार्निंग्स, ठीक है, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी फोर्स के, अल्टीमेटम के, ठीक है, उनको नेगोशिएशन सेटल कर लेना चाहिए। ईरान फॉर इट्स पार्ट realizes that it holds significant leverage but it should avoid overplaying its hand. तो बिल्कुल ईरान के पास एक कंट्रोल करने वाली चीज़ है विच इज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड ओवरऑल कंट्रोल उनका है ऑयल रूट पे। तो यहाँ पे उनको एक बेनिफिट है, राइट। लेकिन इस बेनिफिट को भी ईरान को अपनी आई वुड से हम बोल सकते हैं एक एडवांटेज की तरह लेना चाहिए, बट उसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए इस ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रोड पे, ठीक है। इसको लिमिट में रखना चाहिए उस चीज़ को, और बहुत ही ज़्यादा हैंड नहीं डालने चाहिए इन चीज़ में, और ओवर प्ले नहीं करना चाहिए। तेहरान नीड्स क्रेडिबल सिक्योरिटी guarantees against future aggression and support for reconstruction. तो तेहरान को क्या चाहिए? तेहरान को अभी चाहिए क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटी, ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई अग्रेशन ना हो। उसको सपोर्ट चाहिए तेहरान को, ताकि वो रिकन्स्ट्रक्शन कर पाए जो भी डैमेज हुआ है। वाइल द wanton Israel killing in Lebanon must end. और इसी के साथ जो अभी इज़राइल लेबनान में अटैक्स कर रहा है और मैसेक्रेटिंग कर रहा है, उसको भी बंद होना चाहिए। एट द सेम टाइम ईरान शुड बी ओपन टू कंसेशंस ऑन द न्यूक्लियर फ्रंट एंड टू फुल्ली रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसी के साथ ईरान को क्या करना चाहिए? ईरान को ओपन कर देना चाहिए कंसेशंस न्यूक्लियर फ्रंट पे, और पूरी तरीके से रीओपन कर देना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ताकि ग्लोबल ट्रैफिक आराम से हो पाए, ठीक है। द इस्लामाबाद मीटिंग कुड नॉट गेट अ स्टार्टिंग पॉइंट if both sides sustain dialogues while holding ceasefire. तो इस्लामाबाद मीटिंग जो हुई है इस्लामाबाद में, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, पर अगर दोनों ही साइड्स अपने सस्टेन डायलॉग्स देती रहेगी और सीज़ फायर कंटिन्यू करती रहेगी, तो ये चीज़ एक स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। और सीज़ फायर का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि आप एक अग्रीमेंट कर रहे हो, ओके। सीज़ फायर का मतलब भी अग्रीमेंट होता है, जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए वॉर को रोक देते हैं। अब हम देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। ये सारे हमारे क्वेश्चंस, आई होप आपको पैरा अच्छे से समझ में आ गया। बहुत ही इजी पैराग्राफ था आज हमारा एडिटोरियल का। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। What are the following? Which of the following can be inferred as primary reason for shaky nature of the ceasefire mentioned in the passage? तो shaky nature हमने यहीं पढ़ा था फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे। जस्ट अ मिनट, shaky, हाँ, look shaky,
कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर को दुखशे की, वन इज़राइल स्टेप्ड अप air fire in Lebanon killing thousands. Okay, now let's see the refusal of Pakistan to act as a neutral mediator between the two warring nations. नहीं, ये हमारा प्राइमरी रीज़न नहीं है. A fundamental disagreement on geographical scope of ceasefire agreement. Okay, the White House refusal to meet face to face. नहीं, face to face meeting हुई है. Iran sudden decision to close Strait of Hormuz immunity of ceasefire. नहीं. The expiration of 2 weeks framework before Islamabad could talk could commence. सो यहाँ पे जो हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट, क्योंकि यही एक शेकी नेचर है सीज़ फायर का जो कि मेंशन किया है पैराग्राफ में. राइट, 2 week सीज़ फायर अनाउंस बाय डोनाल्ड ट्रम्प आफ्टर द फर्स्ट सीज़ फायर मीटिंग इज़ नॉट सरप्राइजिंग. यहाँ इस पैराग्राफ में हमें पता चल जा रहा है. ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट हैज़ बीन द अनइंटेंशनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूएस इजराइल बॉम्बिंग इनिशिएटेड इन February. ठीक है, अ टोटल कोलैप्स ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर एनरिच्ड कैपेबिलिटीज़, द सक्सेस transition of Lebanon conflict into ground-scale invasion, a more entrenched and uncompromising diplomatic stance from Iran's side, the immediate restorations of Obama-era nuclear deal by the Trump administration, and improvement in strategic security of वॉशिंगटन रीजनल अलायंस. तो जो हमारा ऑथर हैं वो क्या बोल रहे थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे यूएस इजराइल वॉर के. पहला कॉन्सिक्वेंस हमारा ये था कि ईरान को यूएस और इजराइल ने सोचा था हमारा कि हम ईरान को वीक कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ. ईरान ने अपनी पोजीशन बनाई और उसने एक और कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज किया, विच इज़ अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़. तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है सी, अ मोर entrenched and uncompromising diplomatic stance from Iran's side. ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ देखा ट्रम्प आफ्टर सीज 9 फेस टू फेस, नहीं सेकेंड वाले में होगा आई गेस. 1 second. यस, सो यहाँ पे जैसे हमारा लिखा, ऑन द कॉन्ट्ररी द वॉर वॉज hardened Iran's position and triggered a whole new crisis over Strait of Hormuz. तो यहीं पे हमारा आंसर है इस चीज़ का, सेकेंड वाला. Now let's move to question number 3. Which of the following is most nearly similar in meaning to the word contentious as used in the paragraph? So contentious कहाँ पे word use किया, पहले हम ये देख लेते हैं. और आप देख सकते. Okay, so according to Mr. Vance, an Iranian official, 3 main issue remains contentious. यहाँ पे हमारा वर्ड contentious आया है. अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे contentious का मतलब होता है डिस्प्यूट. ठीक है, एक ऐसी डिस्प्यूट जो कि रिजॉल्व नहीं हो पा रही है और बहुत डिफ़िकल्ट है रिजॉल्व करना. ओके, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्प्यूटेड. सिमिलर वर्ड टू कंटेंशियस इज डिस्प्यूटेड. Now let's move to question number 4. What is the author's tone regarding President Trump's role in current crisis? So यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं उनका क्या टोन है रिगार्डिंग ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प्स रोल इन करंट क्राइसिस. तो लॉडेटरी एंड सपोर्टिव. लॉडेटरी एंड सपोर्टिव यानी बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच, सपोर्टिव अप्रोच. तो ये तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का नहीं है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में. न्यूट्रल एंड प्योरली रिपोर्टेरियल, नहीं ये भी नहीं है. क्रिटिकल एंड कॉशनरी, यस. स्पेक्युलेटिव एंड अनसर्टेन, इनडिफरेंट. सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो टोन की बात कर रहे हैं हम,
ये बहुत ही अनलैटरली सबटाज्ड जो वर्ड था हमारा, जो कि हमने देखा है हमारे पैराग्राफ में, और जैसे कि हमारे ऑथर ही इसको बोलते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजिक सेटबैक रहा है, ठीक है, यूएस के लिए, टू बी वेरी स्पेसिफिक, एंड मिस्टर ट्रम्प हु अनलिटरली सॉबटाज द ओबामा एरा ईरान न्यूक्लियर डील इन 2018। तो इस हिसाब से जो हमारा सबसे एप्रोप्रिएट टोन एनालिसिस जो हो रहा है वो है क्रिटिकल एंड कॉशनरी। With that, let's move to question number 5. Based on the passage, which of the following condition does the author suggest Iran should fulfill to ensure a successful negotiated settlement? तो जब हम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो यहाँ पे हमें बताना है कि ईरान को क्या करना चाहिए। सो अग्रीइंग टू कंसेंशंस regarding its nuclear program, completely withdrawal all diplomatic ties with Pakistan, ensuring the unhinged flow of global traffic through Strait of Hormuz. So यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें फाइनल जो हमारा पैराग्राफ था वहाँ पे हमें बताया गया था कि ईरान को करना क्या चाहिए बेसिकली, राइट। ईरान शुड ओपन the concessions on nuclear front and fully reopen Strait of Hormuz for global traffic। ये चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन करी गई थी, और यहाँ पे कोई भी मेंशन चीज़ नहीं हुई है रिलेटेड टू कटिंग टाइज विद पाकिस्तान, राइट। सो फर्स्ट एंड थर्ड जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी is our correct option. With that, we'll meet you tomorrow with the editorial, and till then do practice and like, share, comment, subscribe, and thank you.